हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपीएस मेंस 2021 जीएस पेपर 1। देखिए हमारा एजेंडा कैसा रहेगा। आपको पता है आपके पेपर में 4 मार्कर क्वेश्चंस, 8 मार्कर क्वेश्चंस और 20 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का एजेंडा हमारा रहेगा जो कि जीएस पेपर 1 में आपसे 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखने को मिलेगा कि हम 4 मार्कर क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो, ऐसे ही 8 मार्कर क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो, 20 मार्कर क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो और एक वीडियो एक्सप्लिसिटली आपकी रहेगी फॉर एचपी जीके। राइट। आज के सेशन में हम जीएस पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। उससे जाने से पहले आपको सबसे पहले जीएस पेपर 1 का सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपका सिलेबस है उसमें 3 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अगर हम यहाँ पर यूनिट 1 की बात करते हैं तो वो 3 सब यूनिट्स में डिवाइड होता है। जो सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 हैं वो जनरल टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर हम सब यूनिट 3 की बात करते हैं ऑफ एवरी यूनिट, वहाँ पर आपको एचपीजी के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। राइट। यहाँ पर अगर हम सब यूनिट 1 की बात करते हैं, यूनिट 1 की, तो यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम सब यूनिट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर यूनिट 2 की बात करते हैं, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2। अगर हम सब यूनिट 1 की बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पर 4 मार्कर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि आपसे डिजास्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली में न्यूज़ में रहे हैं, रिसेंट करंट डेवलपमेंट्स में रहे हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगर हम सब यूनिट 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट। ऐसे ही अगर हम यूनिट 3 की बात करते हैं तो यूनिट 3 काफ़ी ज़्यादा इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि जो यूनिट 3 है उसमें आपको काफ़ी डाइवर्जेंस देखने को मिली हैं। पहले बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस से आपको काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अनटच टॉपिक्स थे, पहले जिन पे क्वेश्चन नहीं बनता था, अब उन पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है और काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन बनाया जा रहा है। धीरे धीरे करके आप एचएएस के पेपर्स देखेंगे कि दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स यूपीएससी। जैसे यूपीएससी में इंडियन सोसाइटी या गवर्नेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रेप्लिकेट होते हुए दिखेंगे। राइट। आज के सेशन में हमारा एजेंडा क्या है कि हम क्या कवर करेंगे, दैट इज 4 मार्कर क्वेश्चंस। 4 मार्कर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वाइसरॉय सर जॉन लॉरेंस पीरियड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर हम 4 मार्कर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जनरली आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो पर्सनालिटी रिलेटेड हैं। यहाँ पर पर्सनालिटी रिलेटेड में सबसे पहला पूछा गया है दैट इज सर जॉन लॉरेंस के बारे में। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि ये कब हमारे वाइसरॉय रहे, नंबर 1 गवर्नर जनरल कब रहे। दूसरी बात, यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से उनकी लाइफ उनके पीरियड में इंपॉर्टेंट रहे, वो आपसे पूछा गया है। अगर हम इनका टाइम पीरियड देखते हैं तो ये गवर्नर जनरल कब तक रहे, 1864 से लेकर 1869 तक, 1864 से लेकर 1869 तक। तो इन 5 सालों में 3 प्रोमिनेंट इवेंट्स बताने हैं जो इन्होंने किए। अब देखिए अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं तो ये जो जॉन लॉरेंस हैं ये कोई न्यू फेस नहीं थे पंजाब के लिए। हमें देखने को मिलता है जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी, दैट इज 1845 टू 1846 में, तो इनको बनाया गया था द कमिश्नर ऑफ जलंधर। क्या बनाया गया था? कमिश्नर ऑफ जलंधर। ऐसी जब ड्यूरिंग जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है तो उस टाइम एक कमीशन बिठाया गया है जिसका नाम क्या था? पंजाब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके तहत भी इनके बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए गए इन दी पंजाब सेक्टर। अब चाहे फिर वो इंटरनल ड्यूटीज़ की बात करें, चाहे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन करेंसी की बात करें, या फिर पोस्टल सिस्टम की बात करें, तो इन्होंने पंजाब के एरिया को डेवलप करने के लिए काफ़ी सहायता की। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था तो उस टाइम भी आपको देखने को मिलता है कि पंजाब वाला जो एरिया था उन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था। वो क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस टाइम पंजाब में बहुत अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे इनके द्वारा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? द सेवियर ऑफ पंजाब। क्या कहा जाता है?
द सेवियर ऑफ पंजाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कीवर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज हाईलाइटेड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान, जिसको कहा जाता है द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। देखिए इनएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है उस टाइम काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि दोस्त मोहम्मद जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद जो उनके सब्सिक्वेंट सक्सेसर्स थे उनमें लड़ाई चल रही थी, उनमें सिविल वॉर हो रही थी। उस सिविल वॉर की वजह से लॉरेंस ने क्या कहा कि हम यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। सो आप देख सकते हैं लॉरेंस's पॉलिसी हैड बीन दैट वी विल लीव अफगानिस्तान टू सेटल देयर ओन quarrels and that we are willing to be on terms of amity and goodwill with the nation and with the rulers de facto. So यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो अफगानिस्तान में हो रहा है लेट इट बी, मैं उसमें इंटरवीन नहीं करूँगा, राइट। सो आप देख सकते हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमारा रहा है वहाँ पर इनकी इनएक्टिविटी रही है, वहाँ पर इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया। नेक्स्ट आता है दैट इज ओडिशा फेमीन। देखिए जो ओडिशा का फेमीन हुआ था 1866 में, यहाँ पर कहा जाता है कि उस टाइम फेमीन भी पड़ा। वो किसकी वजह से पड़ा? क्योंकि वहाँ पर डेवस्टेटिंग फ्लड्स हुए। अब वो फ्लड्स की वजह से क्या हुआ, जो क्रॉप था वो बिल्कुल डैमेज हो गया, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर अराउंड 40 to 50 लाख इन 2 years द पीपल डाइड। सो यहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ से अफेक्ट हुए। तो यहाँ पर इनके द्वारा ही क्या इस्टेब्लिश किया गया, एक फेमीन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया अंडर हेनरी कैम्पबेल। सो इस कमीशन में बताया गया कि इस फेमीन से हम कैसे डील कर सकते हैं और इस फेमीन को ख़त्म करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि अगर आपको सर जॉन लॉरेंस पीरियड के बारे में पता है तो आप ये पॉइंट्स को केटर कर पाएंगे, नहीं तो आप ये पॉइंट को केटर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ बरिंद्र कुमार घोष इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, अगेन अ पर्सनैलिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो 4 मार्कर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जो भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्या है, दैट इज पर्सनालिटी ओरिएंटेड, राइट। सो ये भी पर्सनालिटी ओरिएंटेड है। यहाँ पर हम बरिंद्र कुमार घोष के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बतानी है। सो जो बरिंद्र कुमार घोष हैं वो क्या है, ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ औरोबिंदो घोष। सो ये भी क्या रहे हैं, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी और एक जर्नलिस्ट रहे हैं। सो आप देख सकते हैं जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो एक्चुअली में औरोबिंदो घोष ने चलाया था तो इन्होंने भी वहीं पर पार्टिसिपेट किया है। देखिए अगर हम इनका जन्म देखते हैं तो ये इन्होंने जन्म लिया था लंदन में, लेकिन आई एम सॉरी इनकी एक्टिविटी से देखने को मिलता है कि दे वर रेवोल्यूशनरी। सो आप देख सकते हैं 1906 में बरिंद्र कुमार पब्लिश द बंगाली वीकली जुगांतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जुगांतर है जो एक्चुअली में एक वीकली था, इसी के द्वारा यहाँ पर एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी आर्म बनाया गया जिसका नाम भी क्या रखा गया, जुगांतर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर यही आपको लिखना था। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन द इंटेंसिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन following the attempt of magistrate Kingsford, Barindra and Aurobindo were arrested on 2nd May 1908 along with other freedom fighters. So जब इन्होंने बॉम्ब फेंका था किसके ऊपर, किंग्सफोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पर औरोबिंदो को और बरिंद्र कुमार घोष को दोनों को ही अरेस्ट किया गया था 1908 में। ऐसे ही अगर हम अलीपुर बॉम्ब केस की बात करते हैं तो बरिंद्र कुमार घोष एंड उलास्का दत्त were sentenced to death with the intervention of Deshbandhu C.R. Das. The sentence was reduced to life imprisonment. So इनको क्या किया गया था, इनको फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन यहाँ पर C.R. दास ने इनका केस लड़ा और ये फांसी की सजा को चेंज कर दिया गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। सो 1909 में बरिंद्र कुमार को डिपोर्ट कर दिया गया सेलुलर जेल इन अंडमान। तो जैसे ही वो रिलीज हुए जेल से बाहर आए तो वो जर्नलिज्म में चले गए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक रेवोल्यूशनरी फाइटर जो एक्चुअली में उन्होंने रेवोल्यूशन किया
वो एक्चुअली में अब क्या बन चुके थे, जर्नलिस्ट बन चुके थे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दैनिक बासुमती एंड दी स्टेट्समैन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम यहाँ पर फैक्ट्स नहीं लिखेंगे तब तक आपको इनके क्वेश्चन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उन्होंने जर्नलिज्म कहाँ से स्टार्ट किया, दैट वाज जुगांतर। उसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पढ़े, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में जब पढ़े तो उनको जेल हुई, जेल से जैसे ही रिलीज होते हैं उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म को अपना लिया। और यहाँ पर दैनिक बासुमती एंड दी स्टेट्समैन दो ऐसे आइडियाज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, अगेन रिलेटेड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, राइट। अगर हम देखते हैं ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, एक्चुअली जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो वहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनसंग हीरोज़ की। वो अनसंग हीरोज़ में PIB में पब्लिश किया गया था, दैट इज़ अबाउट बरिंद्र कुमार घोष, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आप देख सकते हैं ज़्यादा करंट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 वाज डिस्कस द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख। अगेन देखिए पर्सनालिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो गोपाल हरि देशमुख के बारे में पूछा गया है। अब आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा है सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ गोपाल हरि देशमुख। सो आप देख सकते हैं ही वाज अ सोशल वर्कर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ अ जज अंडर द ब्रिटिश राज। अब इन्होंने एक वीकली लिखी जिसका नाम क्या था, प्रभाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्रभाकर अंडर दी पेन नेम लोकहितवादी, इनको क्या कहा जाता है, लोकहितवादी, जिसमें उन्होंने एक वीकली लिखी जिसका नाम क्या है, प्रभाकर। यहाँ पर सोशल रिफॉर्म इश्यूज को उठाया गया और यहाँ पर जो भी सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, चाहे फिर वो फीमेल एजुकेशन की बात हो, चाहे फिर वो फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात हो, चाहे फिर वो सती प्रथा के बारे में बात हो एंड सो ऑन, जो भी सोशल ईवल्स थे यहाँ पर सोशल रिफॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बात करी। ऐसे ही एडवोकेटेड अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स एंड मॉडर्न वैल्यूज। सो यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया और उन्होंने कहा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, जो भी सोशल रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं वो करने चाहिए। ऐसी अगर हम लास्ट लाइन देखते हैं, इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। बहुत ही फेमस कोट है इनका कि अगर धर्म हमें सोशल रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने की इजाज़त नहीं देता है तो उस धर्म को ही बदल देना चाहिए। सो दिस कोट, अगर आप ये कोट लिखते हैं तो यहाँ से आपका आंसर में सब्सटेंस क्रिएट होता है, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सो क्वेश्चन नंबर 3 वाज रिलेटेड टू HPG के, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो 8 मार्कर क्वेश्चंस में से देखिए 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो जो क्वेश्चंस आपसे जेनरिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके HPG से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन हाइब्रिड हजार्ड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइब्रिड हजार्ड क्या होता है। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और दोनों ही क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड है। करंट अफेयर्स में जो आपको टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती हैं उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो अगर हम यहाँ पर डिफाइन हाइब्रिड हजार्ड की बात करते हैं तो हाइब्रिड हजार्ड वो हजार्ड्स होते हैं जो दोनों नेचुरल सर्कमस्टांसेस की वजह से भी होते हैं और ह्यूमन मेड इंस्टेंसेस की वजह से भी होते हैं, उसको कहा जाता है दैट इज हाइब्रिड हजार्ड। सो दे आर दोज दैट आर लिंक्ड विद बोथ नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। So a hybrid disaster is a man-made one when forces of nature are unleashed as a result of technical failure. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप हिली एरियाज में माइनिंग करी जा रही, बहुत ज़्यादा आपने माइनिंग कर दी। अब आपको पता है जो हिली एरियाज हैं वो टेक्टोनिकली एक्टिव हैं। अगर आप यहाँ पर ह्यूमन मेड इंटरवेंशंस करेंगे, आप माइनिंग करते रहेंगे तो वहाँ पर जो टेक्टोनिक फॉल्ट्स हैं वहाँ पर आपको एक्टिविटी होती हुई दिखेगी, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर हो जाएगा।
तो ह्यूमन मेड एक्चुअली में जो हाइब्रिड डिजास्टर्स हैं वो होते क्या हैं, वो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन आपकी एक्टिविटी की वजह से जो नेचुरल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी डिसबैलेंस हो जाते हैं और यहाँ पर आपको डेविस्टेटिंग डिजास्टर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल वही लिया गया है। देखिए अगर हम फ्लड डिजास्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नदी का कोई रास्ता है, वो जो रास्ते में आपने हैबिटेशंस बनानी शुरू कर दी तो उसकी वजह से क्या होगा, जब भी फ्लडिंग होगी तो वो जो हैबिटेशंस हैं वो क्या होंगी, इफेक्ट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आपको डिजास्टर देखने को मिलेगा। सो हाइब्रिड डिजास्टर्स वही डिजास्टर्स हैं जो एक्चुअली में दोनों हैं, बोथ नेचुरल एंड मैनमेड, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पर अगर आप डायग्राम बना देते तो उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव लगता। सो यहाँ पर आपको हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे अगर हम फ्लड डिजास्टर की बात करते हैं, और ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सब जब दोनों ही फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको हाइब्रिड हजार्ड देखने को मिलता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोरबी डिजास्टर। अब देखिए जो मोरबी था वो काफी ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिलता है। सो मोरबी डिजास्टर के बारे में पूछा गया है। अब जनरली वैसे ये क्वेश्चन 4 मार्कर क्वेश्चन बनता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप रीजंस एंड ऑल एक्सप्लेन करेंगे तो 8 मार्कर क्वेश्चन बनता है। बट अगेन यहाँ पर 4 मार्कर क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन को केटर करना है। सो यहाँ पर आप 2 चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, द सेंचुरी ओल्ड केबल सस्पेंशन ब्रिज इन गुजरात मोरबी कोलैप्स्ड इनटू द रिवर सेंडिंग हंड्रेड्स प्लंजिंग इनटू द वाटर। सो अगेन यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज झूलतो पुल। वो झूलतो पुल एक्चुअली कब इनॉग्रेट किया गया था, 1879 में इनॉग्रेट किया गया था, और ये एक सस्पेंशन ब्रिज था। तो जितना ज्यादा लोड यहाँ पर लिया जाएगा उतना उसके टूटने के चांसेस हैं। तो आप देख सकते हैं 1879 में खुला था, काफी ज्यादा ओल्ड है। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर रीजंस बताते हैं कि क्यों ये आज मोरबी डिजास्टर हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला रीजन क्या है, ओवर क्राउडिंग कर दी गई है। अब आपको पता है ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, यहाँ पर आप लोड, एक पर्टिकुलर लोड भी यहाँ पर आप अपना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवर क्राउडिंग कर दी गई जिसकी वजह से आपको डिजास्टर होता हुआ दिखा। नेक्स्ट है क्राउड इंड्यूस्ड वाइब्रेशंस। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतना ज्यादा क्राउड उस झूलते पुल पे चढ़ रहा है तो वहां पर वाइब्रेशंस होगी, उस वाइब्रेशंस की वजह से ये डिजास्टर हुआ। ऐसे ही एंड ऑफ द सर्विस लाइफ। सर्विस लाइफ का मतलब क्या होता है, अब देखिए ये 1879 में बना था, इसका जो सर्विस पीरियड है वो फुलफिल हो चुका है। जब ये फुलफिल हो चुका है तो इसमें आपको काफी ज्यादा रिपेयर वर्क करने की जरूरत है। जब तक आपने रिपेयर किया ही नहीं तब तक आप इसको फंक्शनल कैसे कर सकते हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि जो मोरबी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको एक्चुअली में यहाँ पर काफी ज्यादा सुनने को मिली। वो क्यों मिली कि आपके एरिया में ये ब्रिज सर्विस के अंडर था, लेकिन आपने इसको ओपन कैसे कर दिया, राइट। और इतना ज्यादा ओपन कर दिया कि आपने वहां पर ओवर क्राउडिंग हो गई, जिसकी वजह से ये डिजास्टर होता हुआ दिखा, राइट। सो दिस इज अबाउट मोरबी डिजास्टर। अगेन देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट से दोनों क्वेश्चंस दोनों ही कौन से हैं, दैट इज करंट ओरिएंटेड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस, हाउ डज इट मेक द पॉलिटी मोर डेमोक्रेटिक। अब देखिए ये 4 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला तो आपसे पूछा गया है इंक्लूसिव गवर्नेंस क्या है। दूसरा आपसे ये पूछा गया है कि बताइए इंक्लूसिव गवर्नेंस की वजह से हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हम उसके आइडियल्स को कैसे केटर कर पा रहे। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव गवर्नेंस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए ये यूएनडीपी से ली गई डेफिनेशन है। सो इंक्लूसिव गवर्नेंस इंक्लूड्स इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ की इंस्टीट्यूशंस टू डिलीवर पीपल सेंटर्ड सर्विसेज, promoting inclusive and participatory decision making process and strengthening peace and reconciliation। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी हम इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, हर नूक एंड कॉर्नर में जो सिटीजन प्रेजेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कंट्रीब्यूशन कर पाए। सो दैट इज इंक्लूसिव, जिसको हम क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सो यहाँ पर ये जो टैगलाइन दी गई है वो क्यों दी गई है, दैट इज ड्यू टू इंक्लूसिव गवर्नेंस। सो अगेन आप वो टैगलाइन भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का इस टाइम एजेंडा भी क्या है,
सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये कैसे एक्चुअली में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और डेमोक्रेटिक बनाता है। तो यहाँ पर 4 ऐसे पिलर्स हैं जिसकी वजह से आई एम सॉरी, यहाँ पर आपकी जो पॉलिटी है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक देखने को मिलती है। सबसे पहले है वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है, सिटीजन्स को बीच में रखा जाता है और उसके आसपास पूरी एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर वॉइस दी जाती है और उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। अब वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन ऐसा बेडरॉक है जिसके ऊपर एक्चुअली में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है। तो जब तक आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब तक डेमोक्रेटिक कल्चर सेटअप नहीं हो पाएगा, राइट। नंबर 2, राइट्स एंड जस्टिस। देखिए, जब भी हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी हमेशा किसकी बात करता है? राइट्स की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। तो यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिलता है अगर हम इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। 4th पॉइंट आता है दैट इज सोशल कोहेशन। देखिए, जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रिक गोल क्या रहता है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ कर पाएं। जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे तो जो हमारी कंट्री का सोशल फैब्रिक है वो आपको इंटरवोवन देखने को मिलेगा, वो आपको सेट देखने को मिलेगा। सो सोशल कोहेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर जो एक्चुअली में इंक्लूसिव गवर्नेंस से भी डील करती है और इसकी वजह से हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट्स देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ब्रिंगिंग अबाउट फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन काफी एनालिटिकल है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताइए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हैं वो एक्चुअली में कैसे लेके आई हैं फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिलीवरी सिस्टम्स। देखिए, पहले हम बात करते थे जब तक हमारा आधार लिंक नहीं था, जब तक डीबीटी नहीं होता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज इतना ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वो फेयर है। तो यहाँ पर जो भी पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज हैं उसमें टेक्नोलॉजी ने कैसे इंटरवीन किया है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एफिशिएंसी और फेयरनेस देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है। अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन क्यों की जाती है कि जो एक्चुअली में पहले बिल्कुल फेयर नहीं होता था, पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हमारे लिए ये स्कीम्स चलाई गई हैं, ये जो हमारे लिए स्कीम्स चलाई गई हैं इसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके हमने क्या किया है, अपनी सर्विसेज को बहुत आसान कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किन सर्विसेज को हमने आसान किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल आईडी सिस्टम। अब आधार जो बनाया गया है वो क्या है? एक तरह से नेशनल आईडी है। वो नेशनल आईडी की वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगेन यहाँ पर टैक्स कंप्लायंस, प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अगर हम यहाँ पर डेटा लिखने की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1.2 बिलियन इंडियंस कवरिंग 99% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन आर रजिस्टर्ड अंडर आधार। अब आधार से ही लिंक्ड आपको जितनी भी स्कीम्स हैं उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की गई है जिसकी वजह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत आसान हो गई, राइट। ऐसी अगर हम यहाँ पर करप्शन को रिड्यूस करने की बात करते हैं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी कौन सी यूटिलाइज की है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करी है आंध्र प्रदेश स्टेट में, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि दे हैव एड्रेस्ड द इशू ऑफ फ्रॉड एंड करप्शन इन दी स्टेट। यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, हम टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन करके यहाँ पर फेयरनेस और जस्टनेस को यहाँ पर हम बढ़ा रहे हैं, राइट। थर्ड पॉइंट आता है क्वालिटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा, ई टेक्स्ट बुक्स। अब देखिए, अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो स्कूल्स तो बंद हो गए थे, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एक्चुअली में एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए सबसे पहला मोटिव गवर्नमेंट ने क्या किया? दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। अगर हम स्वयं प्रभा की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स किस पे डेडिकेटेड थे?
एजुकेशन से डेडिकेटेड थे। तो यहाँ पर अगेन आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से आपको क्या देखने को मिलता है, जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। ऐसी अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करते हैं, सो यहाँ पर हम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात कर रहे हैं। अब कोविन ऐप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोविड की वैक्सीनेशन लगाई, अब वैक्सीनेशन एक्चुअली में कहाँ अपलोडेड है आपकी, दैट इज इन द कोविन ऐप। तो आपको एक एक रिसिप्ट मिल गई कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट देखने को मिली। ऐसे अगर हम ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है, फास्टैग। अब वो जो फास्टैग्स आपके लगे हुए हैं कार्स के आगे, स्कूटर्स के आगे, तो आपको टोल्स पे रुकना ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगेन जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, फेयर हो गई, राइट। सो फास्ट टैग्स हो गए। ऐसे ही जियो टैगिंग की जाती है कि यहाँ पर काम हो भी रहा है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके। सो ये सारी क्या है, दीज आर सम ऑफ दी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, इनोवेशंस, जिसकी वजह से पब्लिक डिलीवरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स हेल्प इन अचीविंग स्ट्रॉन्गर यूनिटी, एक्सप्लेन इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया में बहुत सी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। सो यहाँ पर हम कहते भी हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो यहाँ पर ये कहा गया है कि कैसे हम स्ट्रॉन्गर यूनिटी अचीव कर रहे हैं। So simple है, the term unity in diversity relates to the state of togetherness or integrity despite the presence of infinite diversity। अगर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे जितनी भी हमारी सेग्रीगेशंस हैं, जितने भी हम अलग अलग हैं, जितने भी हम डाइवर्स हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आर टुगेदर, वी आर यूनाइटेड बाय द स्पिरिट ऑफ इंडियननेस, राइट। सो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस क्या है, नंबर 1 नेशनल इंटेग्रेशन आपको देखने को मिलती है। अगर हम डाइवर्सिटी के नाम पे, कल्चर्स के नाम पे या धर्म के नाम पे बंटवारा करेंगे तो हम यूनाइट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमारे में एक्सेप्टेंस है, जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस। सो वो टॉलरेंस क्यों है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लोग आपस में साथ रहना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब देखिए अगर हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर हमारा देश डेवलप कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उससे भी हमें डाइवर्सिटी से फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा देश क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और हम ग्रोथ की बात कर सकते हैं। थर्ड आता है ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिलती है। अब इंडिया में इतनी मल्टीपल क्विजीन्स हैं, मल्टीपल कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो एक एपिटोम बन जाता है डाइवर्सिटी का, कि डाइवर्सिटी होते हुए भी आपको यहाँ पर यूनिटी देखने को मिलती है। तो आपको एक ग्लोबल स्टैचर दिया जाता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, राइट। सो ग्लोबल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर हम 1947 में जब आज़ाद हुए, उसके बाद इंडिया की कोई भी आपको डिसइंटीग्रेशन नहीं होती हुई दिखी। वो डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अपनी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। इसी की वजह से आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, राइट। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, किस पे था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको जिस तरीके से पूछा गया है उसी तरीके से आपने इसको डील करना है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। What is pilgrimage tourism? Do you think this could be a model for promotion of cultural integration in India? अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, टूरिज्म से क्वेश्चन है, पिलग्रिमेज टूरिज्म से। अगर हम हिमाचल प्रदेश को देखते हैं तो बहुत से टूरिस्ट किस मोटिव से आते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म से आते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या आपको लगता है कि अगर हम पिलग्रिमेज टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन बढ़ेगी? यस, दैट्स ट्रू, क्योंकि जब हम इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो लोगों को दूसरे के धर्म के बारे में, दूसरे के कल्चर के बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, जब एक्सेप्टेंस होगी, टॉलरेंस होगी, तो हमारी कंट्री में कल्चरल इंटीग्रेशन आपको होती हुई दिखेगी।
राइट। सो सिंपल है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है। अगर हम पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ टूरिज्म दैट एंटायरली और पावरफुली मोटिवेट्स टूरिस्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड। सो जो रिलीजियस एटीट्यूड है और प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो जब हम देखने जाते हैं, जब हम एक्सप्लोर करने जाते हैं, उसको कहा जाता है पिलग्रिमेज टूरिज्म। अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोन, गंगोत्री, ये सारे ही क्या हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन यहाँ पर लोग क्या करने आते हैं, पिलग्रिमेज टूरिज्म करने आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ इट प्रमोट्स द कल्चरल इंटीग्रेशन। सबसे पहला क्या है, रिन्यूअल ऑफ कल्चरल प्राइड। सो यहाँ से हमारा जो पुराना कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, उसमें आपको प्राइड देखने को मिलती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम चोला आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो कि मार्बल रहा है, तो वो भी एक तरह से क्या है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना डाइवर्स है, कितना डिफरेंट है। तो आपको एक कल्चरल प्राइड मिलती है, जिसकी वजह से कल्चरल इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग इंडिया ऑन दी ग्लोबल मैप ऑफ टूरिज्म। अब देखिए, जो कल्चरल टूरिज्म है या फिर जिसको पिलग्रिमेज टूरिज्म बोलते हैं, उसकी वजह से क्या है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उत्साह है कि हमारा कल्चर कैसा था। तो जो ग्लोबल लेवल पे आपको एक एपिटोम बनता हुआ दिखता है इंडिया। सो इसलिए भी थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, जो टूरिज्म है वो एक तरह का फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर है। तो यहाँ पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या फिर कल्चरल डिप्लोमेसी में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस पा सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप स्कीम्स लिख सकते थे कि इसको प्रमोट करने के लिए, पिलग्रिमेज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम, जो इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट है, ये बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसकी वजह से आपको पिलग्रिमेज टूरिज्म देखने को मिलता है। और गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स जिसकी वजह से इन दी एंड हो क्या रहा है, दैट इज कल्चरल इंटीग्रेशन हो रही, राइट। सो दिस वाज इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट। सो आपको पता है आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्कर क्वेश्चंस। सो जो तो आपके क्वेश्चंस सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2 से रिलेटेड है, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। जो आपका सब यूनिट 3 है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर HPGK, वो हम एड्रेस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।